आजकल के रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और फिल्टर लगा हुआ दिखता है। खुशहाल कपल्स, मैचिंग आउटफिट्स, परफेक्ट हॉलीडेज। राइट, एकदम पिक्चर परफेक्ट लाइफ। एग्जैक्टली। लेकिन वो सिर्फ एक एक परफॉर्मेटिव आर्ट है। हाँ, असल जिंदगी में बंद दरवाजों के पीछे सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं है कि हम अपने पार्टनर को कितना समझते हैं। सबसे बड़ी जंग तो ये है कि हम खुद की पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कितने ऑनेस्ट हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो चीज बाहर से जितनी सुलझी हुई दिखती है ना, साइकोलॉजिकली वो अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, वो तो है। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप की उलझनों का, उस फ्रिक्शन का हल बाहर ढूंढते हैं। जैसे कम्युनिकेशन टिप्स पढ़ ली या कोई कपल रिट्रीट पर चले गए। कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया। एग्जैक्टली। लेकिन हकीकत में जब तक इंसान को खुद की सेक्सुअलिटी और अपनी कोर आइडेंटिटी की समझ नहीं होती, तब तक वो किसी भी इंसान के साथ एक सच्चा और गहरा ह्यूमन कनेक्शन नहीं बना सकता। शुरुआत हमेशा अंदर से होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि यही हमारी आज की चर्चा का कोर है। हम आज गुरमीत बरार की बहुत ही शानदार किताब लव, लस्ट, लाइज एंड लाइजॉन पर बात कर रहे हैं। बहुत ही ब्रिलियंट किताब है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ऊपरी बातें करना नहीं है, बल्कि इस किताब के जरिए गहराई में जाकर ये समझना है कि सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी कैसे हमारे इंसानी रिश्तों की नींव बनाते हैं। और हाँ, यहाँ मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम इस चर्चा में किसी खास विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। राइट, कोई साइड नहीं ले रहे। हाँ, हम बस पूरी निष्पक्षता के साथ उन रियलिटीज और कॉन्सेप्ट्स को सामने रख रहे हैं जो लव, लस्ट, लाइज एंड लाइजॉन में मौजूद हैं, ताकि सुनने वालों को बिना किसी फिल्टर की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा था कि सेक्सुअलिटी हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। वाओ, आत्मज्ञान। हाँ, मतलब अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो सेक्सुअलिटी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या बायोलॉजिकल जरूरत नहीं है। ये खुद को पहचानने का, अपने अंदर के सच को एक्सेप्ट करने का एक पूरा रास्ता है। ये आत्मज्ञान का रास्ता वाली बात बहुत गहरी है, क्योंकि आमतौर पर समाज सेक्सुअलिटी को सिर्फ बेडरूम तक या अट्रैक्शन तक ही समेट देता है। बिल्कुल। लेकिन गुरमीत बरार सजेस्टेड दैट सेक्सुअलिटी सिर्फ एक बेसिक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा विशाल स्पेक्ट्रम है। और जब हम इसे एक स्पेक्ट्रम के तौर पर देखते हैं तो वो पुराने लेबल्स एकदम बेमानी लगने लगते हैं। एग्जैक्टली। ऐतिहासिक रूप से समाज ने हमें हमेशा बाइनरी में सोचने पर मजबूर किया है। मतलब या तो आप स्ट्रेट हैं या फिर गे हैं। इंसान को इन दो डिब्बों में से किसी एक में फिट होना ही पड़ता था। हाँ, कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं था। राइट। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत ही फ्लूइड चीजें हैं। बिल्कुल। इस स्पेक्ट्रम में होमोसेक्सुअलिटी है, हेट्रोसेक्सुअलिटी है, बाइसेक्सुअलिटी है, पैनसेक्सुअलिटी और एसेक्सुअलिटी भी है। अगर मैं इसको एक मॉडर्न, एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखूं, मान लीजिए हम किसी बड़े बुफे रेस्टोरेंट में जाते हैं। ओके। और वहां सिर्फ वेज या नॉन वेज का बोर्ड नहीं लगाए, वहां अनगिनत वैरायटीज हैं। बिल्कुल। पैनसेक्सुअलिटी कुछ वैसी ही है, जहां इंसान को जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पैनसेक्सुअल व्यक्ति का अट्रैक्शन सीधे उस इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी कोर एनर्जी से होता है। हाँ, मतलब उनके लिए बायोलॉजिकल बनावट सेकेंडरी है, वो सिर्फ इंसान से कनेक्ट करते हैं। राइट। और वहीं दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम पर एसेक्सुअलिटी है, जिसे लेकर समाज में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। ओह हाँ, एसेक्सुअलिटी को तो लोग अक्सर सिलेबसी या किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जोड़ देते हैं। एकदम गलत है वो। एसेक्सुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान प्यार नहीं कर सकता या वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। समझ रहा हूँ। लेकिन वो एक बहुत ही गहरी इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को अपनी इस आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है और वो समाज के प्रेशर में आकर एक टिपिकल फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाता है, तो वहां कितना फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन नहीं, वो तो एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर होगा दोनों के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि एक पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद कर रहा है और दूसरा अंदर से उस चीज के लिए वायर्ड ही नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप स्पेक्ट्रम में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप अपने पार्टनर को अपनी जरूरतें कैसे समझाएंगे। मतलब खुद की क्लैरिटी ही हेल्दी रिलेशनशिप की पहली शर्त है। सही कहा। और जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं होती, बात उस पहचान की भी होती है जिससे हम खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं, यानी हमारा जेंडर। राइट। यहाँ लोगों को लगता है कि बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी एक ही चीज है, जबकि इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसपे आज भी बहुत बहस होती है।
बायोलॉजिकल सेक्स तो वो है जो जन्म के समय हमारी फिजिकल बनावट के आधार पर तय कर दिया जाता है। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी पूरी तरह से इंसान का अपना आंतरिक अनुभव है कि वो खुद को अंदर से क्या महसूस करता है। और उससे भी एक कदम आगे की चीज होती है जेंडर एक्सप्रेशन, यानी आप उस अंदरूनी पहचान को कपड़ों, बर्ताव या समाज में अपने रोल्स के जरिए कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। राइट। ग्लोरियस डायनम का वो मशहूर कोट इस बात को बहुत अच्छे से समेटता है कि हम मेल या फीमेल पैदा होते हैं, लेकिन मैस्कुलिन या फेमिनिन होना सीखा जाता है, और जो चीज सीखी जाती है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। वेट, यहाँ मुझे लगता है कि चीजें प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि ये थ्योरी में बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन मान लीजिए कोई एक लंबे समय से रिलेशनशिप में है, सब कुछ सेट है, और अचानक एक दिन एक पार्टनर अपनी जेंडर आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन को लेकर सवाल करने लगता है। जैसे आज की यूथ सोशल मीडिया पर अपने प्रोनाउंस चेंज कर रही है, दे देम लिख रही है। बिल्कुल। तो क्या ये पुरानी पीढ़ी के लिए, उनके पार्टनर के लिए डिस्टेबलाइजिंग नहीं है? मतलब क्या ये जेंडर फ्लूइड या नॉन बाइनरी होना लोगों को और कंफ्यूज नहीं कर रहा? ये बहुत ही वैलिड और रियल सवाल है, और इसका सीधा जवाब है हाँ, ये डिस्टेबलाइजिंग होता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें समझ आएगा कि ये फ्रिक्शन इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स सदियों पुराने मेल फीमेल वाले सांचे पर बने हैं। हाँ, वो तयशुदा नियम। राइट, जहाँ रोल्स तय थे कि कौन पैसे कमाएगा, कौन घर का काम करेगा। जब कोई इंसान नॉन बाइनरी या जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटी अपनाता है, तो वो सिर्फ अपना प्रोनाउन चेंज नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो उस पूरे पावर डायनामिक और उन प्री पैकेज्ड रोल्स को रिजेक्ट कर रहा होता है। आई सी। मतलब पार्टनर को अब सिर्फ एक हस्बैंड या वाइफ के रोल में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना पड़ता है। बिल्कुल। और जो लोग इस बदलाव से गुजर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूजन समाज और उनके पार्टनर के अंदर है, जो उन्हें वापस उसी पुराने डिब्बे में फिट करना चाहते हैं। और यहीं पर रिलेशनशिप का असली इम्तिहान होता है। क्या आप उस इंसान से प्यार करते हैं या उस किरदार से जो वो अब तक प्ले कर रहा था? वाह, ये तो बहुत डीप है। और ये हकीकत एक्सेप्ट करना कोई आसान काम नहीं है। जब आपकी अंदरूनी पहचान इतनी कॉम्प्लेक्स हो, तो पहले तो खुद से सच बोलना पड़ता है, और फिर इसे दुनिया और अपने परिवार के सामने लाना, जिसे कमिंग आउट कहते हैं। हाँ, कमिंग आउट। वो तो एक पूरा इमोशनल तूफान है ना। खासकर युवाओं के लिए बहुत बड़ा तूफान है। गुरमीत बरार इज ऑफ द ओपिनियन दैट जब तक इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होती, तब तक वो किसी भी रिलेशनशिप में अपना सच्चा रूप नहीं दिखा सकता। सही बात है। एलन डीजेनरस ने कहा था कि सबसे पावरफुल चीज अपनी सच्चाई के साथ ओपन रहना है। इसमें हिम्मत लगती है, पर ये इसके लायक है। हिम्मत तो लगती है यार। लेकिन जब हम इसे यूथ रिलेशनशिप्स के नजरिए से देखते हैं, हाँ। तो दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि सच्चाई की जीत होगी, लेकिन जब एक युवा अपने घर पर कमिंग आउट करता है, तो उसे ये डर रहता है कि कहीं उसके माता पिता उसे रिजेक्ट ना कर दें। वो पुरानी कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ। लोगों का काम है कहना। राइट। लेकिन जब वही लोग आपके अपने परिवार वाले हों, जो आपको समाज के डर से दूर कर रहे हो, तो बॉलीवुड के ये गाने आपकी एंग्जाइटी को कम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। और यही वो पॉइंट है जहां एक रोमांटिक रिलेशनशिप में पार्टनर की भूमिका सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि कमिंग आउट कोई एक दिन का इवेंट नहीं है कि आज बता दिया और सब सॉल्व हो गया। हाँ, ये तो कंटिन्यूस है। राइट, ये एक कंटिन्यूअस सफर है। और ऐसे में एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी ये होती है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक सेफ रिफ्यूज बने, बाउंड्रीज का सम्मान करें। मतलब वो सिर्फ ये ना कहे कि मैं सपोर्ट करता हूं, बल्कि वो बिना जज किए आपको समझे। एग्जैक्टली। अगर कोई बाहर समाज से लड़ रहा है, परिवार के ताने सुन रहा है, और फिर घर आकर उसे अपने ही पार्टनर के सामने खुद को जस्टिफाई करना पड़े, तो वो इंसान टूट जाएगा। लेकिन रुको, अगर हम इस लड़ाई और समाज के प्रेशर को देखें, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, बताइए। आज की डेट में मॉडर्न शहरों में या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं। लाइक प्राइड मंथ मनाया जाता है, पॉलिसीज बन रही हैं। तो क्या सच में आज भी इतना संघर्ष है? देखिए, ये ओपन माइंडेडनेस जो हमें दिखती है ना, वो एक तरह से सिर्फ उन लोगों के लिए लग्जरी है जिनके पास प्रिविलेज है। यहीं पर इंटरसेक्शनैलिटी का कंसेप्ट आता है। इंटरसेक्शनैलिटी? हाँ, इंसान की पहचान कभी सिंगल लेयर नहीं होती। आपकी क्लास, आपका जेंडर, आपकी रेस और आपकी सेक्सुअलिटी, ये सब मिलकर ऑप्रेशन या उत्पीड़न की लेयर्स बनाते हैं। तो मतलब अगर कोई बहुत अमीर है, तो उसकी सेक्सुअलिटी शायद इग्नोर कर दी जाए? बिल्कुल।
लेकिन मान लीजिए क्वेयर पर्सन ऑफ कलर है या कोई जो आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से है, राइट। वो अपनी सेक्सुअलिटी की वजह से तो होमोफोबिया झेल ही रहा है, लेकिन साथ ही अपनी स्किन कलर या क्लास की वजह से उसे डबल भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ओहो, ये तो सच में बहुत भारी है। ऑड्रे लॉर्ड ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था कि सिंगल इशू स्ट्रगल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हम सिंगल इशू लाइफ नहीं जीते। सिंगल इशू लाइफ नहीं जीते हम, ये बात तो दिमाग में बैठ गई। और इसका सीधा असर कपल्स पे पड़ता होगा। अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके स्ट्रगल्स बिल्कुल अलग होंगे। एग्जैक्टली। और लैरी क्रेमर का एक कोट है, दुश्मन हमेशा रहेंगे, अपना खुद का दुश्मन बनना बंद करो। जब बाहर से इतना डिस्क्रिमिनेशन मिलता है तो वो डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पैदा करता है। और अगर रिलेशनशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के इस ट्रॉमा को नहीं समझेंगे तो वो भी दुश्मन बन जाएंगे। यार, इतनी सारी उलझने, इंटरसेक्शनैलिटी की लेयर्स, इन सब को देखते हुए तो लगता है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनाना जंग जीतने के बराबर है। बिल्कुल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस लूप से बाहर कैसे निकलें? हम एक बेहतर समाज और बेहतर रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं? इसका सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन सबसे पावरफुल हथियार है। इसका मतलब है अपने पार्टनर की रियलिटी को पढ़ना, समझना। मतलब एडवोकेसी करना, राइट? एक एलाई बनना। हाँ, एक सच्चा समर्थक बनना। अगर आपके ग्रुप में कोई किसी की जेंडर आइडेंटिटी का मजाक उड़ा रहा है तो आपका चुप रहना भी उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। राइट। और जब बात रिलेशनशिप की आती है तो मोहसिन हामिद का कोट याद आता है, एम्पैथी दूसरे इंसान की झलक खुद में देखने जैसा है। दूसरे इंसान की झलक खुद में देखना, लेकिन इसके लिए तो एक सेफ स्पेस बनाना जरूरी है ना? बिल्कुल। रिलेशनशिप में लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक ऐसा स्पेस जहाँ कोई प्रेजुडिस ना हो, कोई जजमेंट ना हो, जहाँ इंसान को परफॉर्म ना करना पड़े। लैवर्न कॉक्स ने बहुत सही कहा था, हम सब इंसान हैं, हम सब प्यार और एक्सेप्टेंस रिजर्व करते हैं। वाह, इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं हो सकता। अंत में इन सारे लेबल्स के पीछे बस एक इंसान ही तो है। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हम इस बहुत ही गहरी चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं जो सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, जिन रिलेशनशिप्स में आज हम हैं उनमें समाज द्वारा बनाए गए नियम कितने हैं और हमारी अपनी असली सच्चाई कितनी है? क्या हम वो असली कनेक्शन जी रहे हैं या सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो खुद ढूंढना पड़ेगा। राइट। और अगर कोई इस उलझे हुए ताने बाने को और गहराई से समझना चाहता है तो गुरमीत बरार की किताब लव, लस्ट, लाइज एंड लाइज इन पढ़ सकता है। हाँ, जो कि ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल, विजन बुक स्टोर, Amazon, Kindle, फ्लिपकार्ट और गूगल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले बहुत ही दिलचस्प एपिसोड के साथ।